हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड का मैच था। ग्रुप 1 में ये इंपॉर्टेंट मैच था ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से। आयरलैंड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि अगर आयरलैंड जीतती तो वो भी ट्राई कर सकती थी दूसरे स्टेज पे या सेमीफाइनल स्टेज पे पहुंचने का। लेकिन लोगों ने आयरलैंड को बहुत कम रैंक दिया होगा, स्पेशली जब आप मैच खेल रहे हो ऑस्ट्रेलिया के साथ। और आयरलैंड ने जब टॉस जीता तो टॉस जीत करके उन्होंने फर्स्ट बैटिंग करने का फैसला लिया। और जब आयरलैंड ने जब टॉस जीता तो ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रण किया बैटिंग फर्स्ट करवाने का, और वो फर्स्ट बॉलिंग चूज़ किया। बहुत ही बोल्ड डिसीजन था ये, क्योंकि जनरली इस पिच पर यही है कि जो भी टीम फर्स्ट टॉस जीतती है वो बैटिंग करती है, और जो सेकंड टीम बैटिंग करती है उसका जीतने का चांस है, जीतने का परसेंटेज बहुत ही यहाँ पे लिमिटेड होता है। लेकिन उसके बावजूद दोनों ही कैप्टन, नॉट इवन आपके एंड्रू बैलबिर्नी और आपके आरन फिंच, दोनों ही कैप्टन यहाँ पे टॉस जीत करके फर्स्ट बॉलिंग करना चाहते थे। मुझे नहीं पता था कि रीज़न क्या है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे कैप्टन होता तो यहाँ पर आपको टॉस जीत करके बैटिंग करना था, एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुँचना था 170 160 के आसपास। उसके बाद आप दूसरी टीम को अगर यहाँ पे आमंत्रण करते बैटिंग के लिए तो वो अच्छा होता। लेकिन यहाँ ये हुआ नहीं, और ऑस्ट्रेलिया जब फर्स्ट बैटिंग करने आई तो डेविड वार्नर बहुत ही सस्ते में और बहुत ही जल्दी वो अपना विकेट खो करके चले जाते हैं। जब आपका फॉर्म नहीं होता है ना, तो आप कोई भी दिशा में आप शॉट मारेंगे वो फील्डर को ढूंढ ही लेता है। एक कहावत है क्रिकेट में कि अगर आप अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं तो आप आंख बंद करके भी खेलेंगे तो वो गैप में जाएगा, और अगर आप बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं तो आप अगर अच्छा शॉट भी मारेंगे और उस जगह पर सिर्फ एक ही फील्डर होगा ना, तब भी वो बॉल उस फील्डर को ढूंढ लेगा। आज वही डेविड वार्नर के साथ भी यहाँ पर हुआ, और वो शॉर्ट फाइन लेग जिसको बोलते हैं 45 डिग्री एंगल पे, वहाँ पे प्लेयर को रखा हुआ था बॉलर ने, और जैसे ही वार्नर उसको पुल करने के लिए गए और पीछे शॉट खेलने के लिए गए लेग साइड पे, तो वो सीधा का सीधा 45 डिग्री एंगल पे फील्डर के पास कैच किया और वहाँ पर अपना विकेट वो लूज़ कर गए। उसके बाद आते हैं आपके मिच मार्स एक अच्छी पारी खेल रहे थे, तेज़ी से रन स्कोर कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एरन फिंच उनका साथ वो नहीं दे पा रहे थे और वो फंस करके खेल रहे थे। बहुत ही फंसे हुए नज़र आ रहे थे एरन फिंच। कई बार तो मैंने इनको ये देखा कि 2 बार तो मैंने ये देखा कि रन भागने के लिए गए हैं और बीच में ही सरेंडर कर दिया, और कि वो थ्रो लग जाए तो मैं रन आउट हो जाऊँ। उसके बाद फिर मैंने एक बार देखा उनको कि बॉल आ रही थी सीधी और डक इन भी नहीं किए और खड़े रहे और सीधा उनका यहाँ पे लगा। तो मतलब मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी एक पर्टिकुलर जोन में है, या वो बहुत कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। तो उसके बाद जब मिच मार्स और ये खेल रहे थे आपके एरन फिंच, तो वो लोग धीरे धीरे करके पारी को 9 ओवर तक 62-63 पर लेकर के गए। उसके बाद वहाँ पर मिच मार्स आउट हो जाते हैं कट करने के चक्कर में। बॉल को बहुत ज़ोर से कट करते हैं वो, लेकिन एज लग करके उस कीपर के पास जाता है, और कीपर वहाँ पर लॉर्कन टकर, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कैच लिया वहाँ पे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर 62 के आसपास 2 विकेट हो जाती है। उसके बाद फिर बैटिंग करने आते हैं मैक्सवेल, और इस फेज पे जब ऑस्ट्रेलिया खेल रही होती है तो अगले 5 ओवर में, मतलब 9 ओवर में 62-63 थे, अगले 5 ओवर में 13वें ओवर पे ऑस्ट्रेलिया 92 या 93 पे रहती है और वहाँ पे 3 विकेट गिर जाते हैं। इसके बाद स्टॉइनिस आते हैं पिच पर, और ये जो स्टेज था ऑस्ट्रेलिया के लिए, यहाँ पर करो या मरो वाली स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अगर चार्ज नहीं लेता तो ये मेरे ख्याल से 140-150 तक जा ही पाते। लेकिन यहाँ से जब ऑस्ट्रेलिया ने अपना पावर स्टार्ट किया तो अगले 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 63 रन मारे, जिसमें शुरुआत स्टॉइनिस ने पहले ही ओवर में 16 रन से स्टार्ट किया। उसके बाद हर ओवर में वो 12-15 बटोरते चले गए। उसके बाद फिंच का भी बल्ला खुलना चालू हुआ, और फिर ऑस्ट्रेलिया एक समय पर ऐसा आई कि अगले 17 ओवर के आसपास ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 150-155 के आसपास पहुंच चुकी थी। जहां पर देख करके ये लग रहा था कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया यहां से अगर और चार्ज कर दे तो 180, 190, 195 तक बन सकता था। लेकिन फिर आयरलैंड ने पुल बैक किया और फिंच का पहले, फिर उसके बाद स्टॉइनिस को आउट किया। तो इस तरह से झटके जब लगे तो फिर टिम डेविड और वेड लास्ट में थोड़ा बहुत ही चार्ज अप कर पाए, और ऑस्ट्रेलिया 179 पर उनकी पारी समाप्त होती है और आयरलैंड को 180 का टोटल मिलता है। जब आयरलैंड को 180 का टोटल मिलता है तो
स्टार्ट बहुत ज़रूरत है आयरलैंड को कि अच्छी शुरुआत उनको मिले, और उनके जो बैट्समैन पॉल स्टर्लिंग और कैप्टन एंड्रू बॉलबिर्नी ने एक अच्छी शुरुआत भी की। मतलब फर्स्ट ओवर से ही वो चार्जअप लेना चालू किए और स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड ओवर में ही एक दो छक्के और एक दो बाउंड्रीज लगा दिया था उन लोगों ने। लेकिन कमिंस को एक्स्ट्रा हिट करने के चक्कर में एंड्रू बॉलबिर्नी जब विकेट से हट करके खेले और थर्ड मैन पे फाइन लेग पे वो ग्लांस करना चाह रहे थे, लेकिन वो बॉल उनके बैट पे लगी और सीधा स्टंप पे जा करके फर्स्ट विकेट वो लूज़ कर जाते हैं आयरलैंड यहाँ पर। और फर्स्ट जब एंड्रू बॉलबिर्नी आउट होते हैं तो फिर टीम थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जाती है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ओवर फेंकने आते हैं मैक्सवेल के ओवर में यहाँ पे 2 विकेट गिर जाती है उसी ओवर में। पहले आपके पॉल स्टर्लिंग आउट होते हैं और उसके बाद तुरंत उसी ओवर में आपके टेक्टर आउट हो जाते हैं। टेक्टर आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2 विकेट मिलती है। उसके अगले ही ओवर में फिर स्टार्क बॉलिंग करने आते हैं और स्टार्क भी 2 विकेट ले जाते हैं उस ओवर में, आपके कैम्फर का और आपके डॉकरेल का। तो ये 2 विकेट जब गिर जाती है तो फिर आयरलैंड 25 पे 5 विकेट गिर जाती है और पूरी तरह से वो तहस नहस हो जाती है उनकी इनिंग, और बिल्कुल लड़खड़ा सी जाती है। और एक समय ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज क्रिएट कर देगा और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा। हो सकता है इतना बड़ा मार्जिन हो कि उसका जो रन रेट जो नेगेटिव में चल रहा था वो पॉजिटिव, अच्छे खासे पॉजिटिव में आ जाए। लेकिन जो टेक्टर थे लार्कन टकर जो थे उनके विकेट कीपर, उनका इरादा कुछ और था। वो स्लो एंड स्टडी इनिंग को आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं और जो डेनली के साथ उसके बाद नीचे जो टेलेंडर बैट्समैन आते हैं, हैंड्स आते हैं, उसके बाद फिर इनके साथ थोड़ा रन पार्टनरशिप करके वो 100 के आसपास ले जाते हैं। उसके बाद जो वो चार्जअप स्टार्ट करते हैं, तो एक समय पे ऐसा हो गया था कि 4 ओवर में लगभग 60 रन चाहिए थे आयरलैंड को जीतने के लिए मैच। वहाँ से फिर वो जो अगला मतलब जो 17वां ओवर वो फेंकने आया बॉलर वहाँ पे, शायद मेरे ख्याल से स्टार्क ही थे। स्टार्क के उस ओवर में टकर ने 15-16 रन हिट किए और फिर जो इक्वेशन रह जाता है वो 3 ओवर में 44 रन का रह जाता है और 2 विकेट बची रहती है आयरलैंड के पास। यहाँ पर आयरलैंड के जो बैट्समैन है वो प्लॉय को मिस कर गए और लास्ट बॉल पर उनको सिर्फ सिंगल लेना था, मतलब मिच स्टार्क के बॉल पर उनको सिंगल लेना था, लेकिन वहाँ पे वो डबल ले गए और डबल जब लिए तो फिर वो नॉन स्ट्राइक इन पे आ गए। और जो नंबर 8 के बैट्समैन थे, एंड्रू मैकार्थी मेरे ख्याल से था, जो मैकार्थी थे जो शेन वॉटसन की तरह हूबहू दिखते हैं, और एंड्रू मैकार्थी ने वहाँ पे 2-3 डॉट्स बॉल खेले और उसके बाद फिर चार्जअप करने की कोशिश किया और वो फिर उस ओवर में अपना विकेट गंवा बैठते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट बैट्समैन आते हैं, वो भी 1-2 लास्ट बॉल पर सिंगल, मतलब 1-2 बॉल डॉट खेलते हैं, फिर लास्ट बॉल पर सिंगल ले लेते हैं। उस जगह पे भी आपके टेक्टर सिंगल ले लेते हैं। यहाँ पर वो जो एक एक्सपीरियंस है कैंपेनर होता है ना, या एक्सपीरियंस बैट्समैन होता है, वो पूरा कैलकुलेट करके चलता है कि मेरे को यहाँ पर सारी बॉलें मेरे को खेलनी है और मुझे हिट करनी है। यहीं पे आयरलैंड मिस कर जाता है और लास्ट में जो विकेट होती है वो वहाँ पर वो रन आउट हो जाते हैं। आपके मेरे ख्याल से टेक्टर रन आउट होते हैं या कोई भी रन आउट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आयरलैंड वहाँ पे ऑल आउट हो जाती है। और टेक्टर की बहुत ही शानदार पारी 71-72 रनों की वो बिल्कुल भी वेन में चली जाती है और आयरलैंड यहाँ पर आसानी से ये मैच हार जाता है। बट फाइट आयरलैंड ने बहुत ज़बरदस्त की, मतलब एक एसोसिएट नेशन होकर के आयरलैंड इतनी कड़ी टक्कर दे रही है सामने वाली टीमों को कि सामने वाली टीमों को डर लगता है आयरलैंड से खेलने में, क्योंकि विकेट भले गिरते चले जाए लेकिन ये रन रेट अपना नीचे नहीं करते हैं। हर बैट्समैन यहाँ पर इसके इनका स्ट्रॉन्ग होता है, सिर्फ वो हिटिंग के लिए जाते हैं, चाहे वो कैम्फर हो, चाहे वो डॉकरेल हो, चाहे वो टेक्टर हो, चाहे वो टकर हो, चाहे वो एंड्रू बॉलबिर्नी हो, चाहे वो पॉल स्टर्लिंग हो। मतलब 6-7 बैट्समैन तक मैं देखता हूँ इनके कि वो पूरी की पूरी मतलब सलाहियत रखते हैं कि हम खड़े अगर पिच पे हो गए तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे सामने वाले अपोजिशन को। वो मेरा मतलब मैंने आज जो देखा कि मिच स्टार्क जैसे बॉलर को वो कोई सम्मान नहीं, एंड कमिंस को कोई सम्मान नहीं, वो बॉल को देख रहे थे ना कि बॉलर को, कि मुझे बॉल को हिट करना है, बॉलर को हिट नहीं करना है, और जैसा भी बॉल आ रहा है, जो भी बॉल आ रहा है, मुझे अगर वो मेरे जोन में है तो मैं उसको मारूंगा। ये अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी टीमों का अप्रोच ये होता ही नहीं है। बहुत सारी टीमें बुज़दिल तरीके से खेलती है, डरी सहमी से खेलती है कि नहीं हम ये ओवर निगेट कर लेते हैं, ये ओवर बचा के खेल लेते हैं। आयरलैंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं, रेंज में है, मारो। तो ये चीज़ें मुझे आयरलैंड की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और आप एसोसिएट नेशन का जब मैच होता है तो आयरलैंड की जब आयरलैंड की टीम खेलती है ना, तो देखोगे आप कि सबसे ज़्यादा स्पेक्टेटर भी उसी पिच पे होते हैं, क्योंकि आयरलैंड की
क्रिकेट को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं उनकी प्लेइंग स्टाइल को। अफगानिस्तान भी उसी कैटेगरी में आती है कि उनके जो पावर हिटर्स है वो बहुत ही ऑसम और बहुत ही ज़बरदस्त विस्फोटक होते हैं। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं और जो उनको रिक्वायर्ड होती है रन रेट के लिए, तो वो 2 पॉइंट को कैरी करके 5 पॉइंट्स पर आ जाते हैं और वो सीधे सीधे ग्रुप 1 में सेकंड पोजीशन पर हासिल हो जाते हैं। अभी भी वो नेट रन रेट पे नेगेटिव पे ही है और इंग्लैंड अभी भी नेट रन रेट पे पॉजिटिव पे है। अब ऑस्ट्रेलिया 4 मैचेस खेल चुका है, उनके पास सिर्फ 1 मैच बची है एंड दैट टू दे विल प्ले अगेंस्ट अफगानिस्तान और मेरे ख्याल से वो MCG में ही खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ। MCG में ही खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ। तो यहाँ से अगर वो मैच वॉश आउट नहीं होता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान को बहुत बड़े रन रेट मार्जिन से हराना होगा, ताकि इंग्लैंड अगर उनके पॉइंट्स तक पहुँच भी जाए तो नेट रन रेट का फासला अच्छा खासा हो, जिसकी वजह से मुश्किलें इंग्लैंड को या ऑस्ट्रेलिया को ना क्वालिफाई करने के लिए। तो ये आज तक इस मैच का आंखों देखी हाल था। अब कल जो मैचेस होने वाले हैं, स्पेशली आपके फर्स्ट मैच तो श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान का होगा। अफगानिस्तान भी भूखी है क्योंकि उसको अभी तक सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला है और वो मतलब सीरीज़ का ओपनर ही था मेरे ख्याल से। उसको मतलब सेकंड डे जो ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है उसके बाद से अफगानिस्तान को खेलने का ही मौका नहीं मिला है कि वो अपने प्लेइंग 11 उतार सके या फिर वो अपने जौहर दिखा सके, अपने फैंस को दिखा सके कि हम किस तरीके से किस ब्रांड को प्रमोट करने आए हैं। फैंस बहुत मायूस हैं क्योंकि उनके जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है राशिद खान, उनके फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत है, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो आपके हजरतुल्ला जज़ई हो या फिर आपके रहमानुल्लाह गुरबाज हो, उसके बाद रहमानुल्लाह हो। तो ये इस तरीके से जो उनके प्लेयर्स हैं ना वो बहुत ही धाकड़ और बहुत ही धांसू बॉलर्स हैं। मुजीबुर रहमान हो, फजल हुक फारूकी हो या फिर आपके नवीन उल हक हो, इन सब की ना फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत अच्छी खासी तगड़ी है। तो अफगानिस्तान क्रिकेट भी ड्रॉट में है कि उनको मैचेस नहीं मिल पा रहे हैं कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें और अच्छे से अपना स्किल शो कर सकें। तो कल एक अच्छा मौका है, लेकिन कल भी बारिश की आशंका है। तो श्रीलंका के साथ और अफगानिस्तान का जो ये मैच है, ये बारिश की अगर भेंट चढ़ जाता है तो फिर अफगानिस्तान 4 मैचेस में आपके उसके सिर्फ 2+1 तीन ही पॉइंट रहेंगे 4 मैच में, वो ऑलमोस्ट आउट हो चुकी होगी। तो ऐसे वैसे भी अफगानिस्तान आउट ही है क्योंकि 3 मैचेस में सिर्फ उनके पास 2 ही पॉइंट है और अगला 2 मैच जीते भी हैं तो 2+2 4, 4+2 6 ही पॉइंट पे वो जा सकेंगे, जो कि काफ़ी नहीं होगा क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मसले मिसाइल पड़ी हुई हैं अफ़गानिस्तान के पास। और जो अफ़गानिस्तान की जो टीम है उसमें जो उनके जो बैट्समैन है ओपनर हजरतुल्ला जज़ई इस पूरे सीरीज़ से ही बाहर हो गए हैं क्योंकि उनके एब्डोमेन में और किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको आइडेंटिफाई किया गया है और वो इस सीरीज़ से ही बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर जो उनके एक्स कैप्टन थे गुलबदीन नाइब वापस आएंगे और मेरे ख्याल से गुलबदीन नाइब स्ट्रेट अवे ड्राफ्ट इन होंगे इस मैच में और वो खेलेंगे डायरेक्ट इस मैच को। और ओपनर के हो सकता है ओपनर की पोजीशन पे खेलें या फिर उनके पास एक और ओपनर है आपका इब्राहिम ज़दरान के रूप में, उसको वो प्रमोट कर सकते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ कि वो दोनों जाकर के खेलें और एक अच्छे टोटल और एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाए टीम को, जिसके कारण वो डिफेंड कर सकें या फिर अगर चेस कर रहे हैं तो एक अच्छी शुरुआत दे ताकि वो चेस के लिए जा सकें। तो जो टीम का कॉम्बिनेशन होगा मेरे ख्याल से वो इस तरीके से होगा कि आपके गुलबदीन नाइब होंगे, गुलबदीन नाइब के बाद आपके गुरबाज होंगे, गुरबाज के बाद इब्राहिम ज़दरान होंगे, इब्राहिम ज़दरान के बाद आपके जज़ई होंगे, जज़ई के बाद आपके नबी होंगे, नबी के बाद आपके राशिद खान होंगे, मुजीबुर रहमान होंगे, उमर ज़ई होंगे, उमर ज़ई के बाद आपके पास उमर ज़ई के बाद आपके पास फरीद होंगे, उसके बाद आपके फजल हुक फारूकी होंगे। तो ये टोटल आपके 11 प्लेयर्स इस टीम का हिस्सा होंगे। रहमानुल्लाह गुरबाज आपके विकेट कीपर होंगे इस टीम के। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहेगी और इनका स्ट्रेट होगा कि रहमानुल्लाह गुरबाज जो फॉर्म अपने कैरी कर रहे हैं उस फॉर्म को बरकरार रखें और एक अच्छी शुरुआत दें टीम को, चाहे वो ज़दरान के साथ खेलें या फिर चाहे वो गुलबदीन नाइब के साथ खेलें। तो जिसके साथ भी खेले वो टीम को एक अच्छा टेम्पो सेट करके दें, एक अच्छा टेम्पलेट सेट करके दें जिससे नीचे जो बैट्समैन है वो चार्ज करे और अफ़गानिस्तान 150, 160, 170 तक पहुंच सके अगर वो फर्स्ट बैटिंग करती है तो। वहीं श्रीलंका की ओर से कोई भी इंजरी कंसर्न नहीं है इस टीम में।
जितने भी थे पहले वो अब फिट हैं और वो मैच के जो लास्ट मैच जो प्लेयर थी वो मेरे ख्याल से वही प्लेइंग 11 या कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे वो लोग, चाहे वो निशांका हो चाहे कुशाल मेंडिस हो। उसके बाद उनके आते हैं धनंजय डिसिल्वा होते हैं तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आपके असलांका होते हैं, पाँचवें नंबर पे आपके दर्शन सनाका होंगे, छठवां पे आपके भानुका राजपक्षे होंगे, सातवें पे आपके चमिका करुणा रत्ने होंगे, वनिंडू हसरंगा होंगे, उसके बाद आपके पास तीक्षणा होंगे, उसके बाद फर्नांडो होंगे, असिता कसुन रजीथा होंगे। तो इस तरीके से वो लोग अपना कॉम्बिनेशन रखेंगे 10 से 11 की और इसी के ऊपर बेस होकर के वो खेलेंगे और अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका यहाँ पर क्लियर कट मैच जीतने के लिए फेवरेट होगी। श्रीलंका को ही जीतना चाहिए इस मैच को, क्योंकि श्रीलंका बहुत ही टॉप क्लास की टीम है कंपेयर टू अफगानिस्तान। तो यहाँ पर श्रीलंका को अपना जो दावेदारी है उसको दिखाना पड़ेगा मजबूती से, क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी आपके श्रीलंका ऑलरेडी न्यूजीलैंड के साथ हार चुकी है, ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी है, जहां पर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छी मैच टक्कर दी थी 157 के आसपास, और न्यूजीलैंड को तो उन्होंने ऑलमोस्ट दबोच लिया था, लेकिन कहां से वो ग्लेन फिलिप्स आ गए और ग्लेन फिलिप्स ने पूरा का पूरा गेम का डायमेंशन ही चेंज कर दिया आपने सेंचुरी से। तो श्रीलंका भी मायूस होगी। श्रीलंका भी कोशिश करेगी कि हम ये कुछ मैचेस जीतें, अपने फैंस को और अपने नेशन को प्राउड फील कराएं, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है वर्ल्ड कप में कि आपको छोटी टीमें या कमज़ोर टीमें के साथ से भिड़ने का मौका मिल रहा है और आप उसको ग्रैब ना करें। तो ये इस तरीके से ये पहला मैच घटेगा, लेकिन जो टॉक ऑफ द टाउन है वो सेकेंड मैच के लिए है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। इसमें न्यूजीलैंड अगर हार जाती है तो उसको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगी, लेकिन इंग्लैंड अगर कहीं हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। ये साफ साफ बात है। इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है और इंग्लैंड को वन ऑफ द फेवरेट्स का करार दिया गया है सीरीज़ शुरू होने से पहले, क्योंकि जिस तरीके से उनके बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, स्पिन डिपार्टमेंट, पेस डिपार्टमेंट है वो अनमैचेबल है। पूरे विश्व कप में जितनी भी टीमें हैं ना उनके पास इस तरीके के कॉम्बिनेशन के प्लेयर्स नहीं हैं। तो इंग्लैंड यहाँ पर जीतने के लिए पूरी उतरेगी, क्योंकि जो रेपुटेशन है इंग्लैंड की वो ऑसम है, और इंग्लैंड अनलकीली बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए वो आयरलैंड से हारने के बाद वो इस सिचुएशन में आई है, वरना ऑस्ट्रेलिया और जो इंग्लैंड का मैच था वो डिसाइड करता कि इस सीरीज़ में कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच था वो वॉश आउट हो गया और दोनों को पॉइंट को एक शेयर मिला है। अब इंग्लैंड 3 मैचेस में सिर्फ 3 मैचेस में 3 पॉइंट के साथ बनी हुई है। तो इंग्लैंड को ये मैच हर हाल में जीतना होगा, जिसकी वजह से वो इस सीरीज़ में बरकरार रहे, वरना कल उनका दी एंड हो जाएगा और कल ही उनका मतलब डिसाइडेड हो जाएगा कि वो अब क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। तो जो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 होगी वो सेम होगी जो लास्ट मैच में खेला था उन्होंने। मेरे ख्याल से जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स ये ओपनिंग होंगे, 3rd नंबर पे आपके डेविड मलान होंगे, 4th नंबर पे ब्रुक्स होंगे, 5th नंबर पे आपके बेन स्टोक्स होंगे, 6th नंबर पे मोइन अली होंगे, 7th नंबर पे लियाम लिविंगस्टोन होंगे, 8th नंबर पे आपके सैम करन होंगे, 9th नंबर पे क्रिस वोक्स होंगे, 10th नंबर पे आदिल रशीद होंगे और 11th नंबर पे आपके मार्क वुड होंगे। तो ये इस पद्धति से खेलेंगे। ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है, कभी बेन स्टोक्स को ऊपर प्रमोट कर दिया या फिर डेविड मलान ही 3rd नंबर पर आएंगे। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ अप एंड डाउन इंग्लैंड करते रहती है। तो इंग्लैंड की जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि उनके पास पावर हिटर्स की कमी नहीं है। नंबर 8 तक बैटिंग करने के लिए यहाँ पे सलाहियत है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि नंबर 9 तक इंग्लैंड के पास बैटिंग भरपूर पड़ी हुई है। और इंग्लैंड को यहाँ पर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि 7 बॉलिंग ऑप्शन है इंग्लैंड के पास। अगर पेसर चाहिए तो पेसर उनके पास 4 हैं, और अगर स्पिनर चाहिए तो उनके पास 3 स्पिनर हैं। तो इंग्लैंड यहाँ पर कुछ करामात कर सकती है। इंग्लैंड फेवरेट होगी इस मैच में, क्योंकि न्यूजीलैंड मुझे हमेशा ना मतलब वन प्लेयर टू मेनी टाइप की लगती है कि एक ही प्लेयर है जो खेल रहा है, या एक प्लेयर ही आया जो पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। एज ए टीम वो लोग नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। कभी ग्लेन फिलिप्स खेल दिए, तो कभी आपके डेवन कॉनवे खेल दिए, तो कभी आपके बॉलर्स में किसी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर दी। तो ये अभी तक चल रही है। एज ए यूनिट, एज ए जेल अभी तक नहीं हुए हैं वो लोग कि हाँ पूरी टीम आपकी परफॉर्म कर रही है, पूरी की पूरी टीम ही एक तरह से दीवार बनकर खड़ी हुई है कि किसको हराओगे या किसको आउट करोगे। तो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड की ओर से देखने वाली बात है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की ओर से
जो उनके प्लेइंग 11 होगी वो इस प्रकार होगी कि आपके सबसे पहले तो फिन एलन होंगे। फिन एलन के बाद आपके डेविन कॉनवे होंगे। डेविन कॉनवे के बाद आपके तीसरे नंबर पे केन विलियमसन होंगे। चौथे नंबर पर आपके पास ग्लेन फिलिप्स है जिन्होंने सेंचुरी लगाई थी लास्ट मैच में। चौथे नंबर पर ग्लेन फिलिप्स होंगे। पांचवें नंबर पर आपके डैरल मिचेल होंगे। छठवें नंबर पर आपके या तो चैपमैन होंगे या तो फिर सैंटनर हो सकते हैं। सातवें नंबर पर आपके पास इस सोडी होंगे। आठवें नंबर पर आपके पास टीम साउदी होंगे। 9वें पे आपके बोल्ट होंगे। 10वें पे आपके पास ये फर्गूसन होंगे। और 11वें पे आपके जिमी नीसम। मतलब क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यही 11 सेट ऑफ प्लेयर्स होंगे जो कि कल का मैच खेलेंगे। हो सकता है कल चैपमैन खेल जाए और सैंटनर को बिठा दें, क्योंकि जो ब्रिस्बेन की जो पिच है वो आपके वहाँ पर पेस एंड बाउंसी है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना जरूर चाहेगी न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड भी मोमेंटम, देखिए T20 का जो गेम है वो मोमेंटम का गेम है। अगर मोमेंटम कल टूट जाता है न्यूजीलैंड का तो वो भी हो सकता है कि आगे चल करके नॉक आउट हो जाए। तो आदमी अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ता है और आदमी जीतने के लिए हमेशा हर मैच ट्राई करता है, क्योंकि जीतना एक आदत होती है। और न्यूजीलैंड को ये अच्छे से पता है कि अगर हम जीतते चले जाएंगे तो हमको आगे सेमीफाइनल फाइनल में ये जो जीत है ये बहुत काम आती है, क्योंकि जब आपके बैक के पीछे जीत का मोमेंटम लगा हुआ है ना, तो आप कहीं से भी मैच निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कल के मैच में होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया की जो टीम अनाउंस हुई है वो, मतलब उसमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं डिस्कस करने के लिए। मैं एक एक करके कल अच्छे से डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं भी नहीं चाहता हूं कि ये अभी वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का जो सीरीज़ के लिए डिसाइड हुआ है उस पर हम अच्छे से कल परसों कभी भी जब भी फ्री मिलेगा टाइम हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके हार्दिक पांड्या को और ऋषभ पंत को कैप्टन और वाइस कैप्टन चुना गया है आपके न्यूजीलैंड के T20 सीरीज़ के लिए। वनडे में शिखर धवन को कैप्टनशिप दी गई है और आपके ऋषभ पंत को वाइस कैप्टनसी का रोल दिया गया है। इसी तरह आपके बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज़ में आपके रोहित शर्मा और KL राहुल कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे। चेतेश्वर पुजारा को टीम में रखा गया है। अजिंक्य रहाणे को टीम में जगह नहीं मिली है। जो सरप्राइज ओमिशन थी इस टीम में वो आपके हनुमा विहारी के लिए है। उसके बाद वैसे ही सरप्राइज जो ओमिशन हुई है T20 न्यूजीलैंड वाले स्क्वाड में कि वहाँ पे दिनेश कार्तिक को नहीं लिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्ल्ड कप का है तो हम वर्ल्ड कप पे ही स्टिक करेंगे। बाकी ये सब जो मैचेस ये जब जिस भी टाइम मिलेगा या जिस दिन वॉश आउट हो जाएगा उस दिन हम अच्छे से इन डेप्थ डिटेल पे डिस्कस करेंगे कि किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था, किसको बैक किया गया है, किसको बैक नहीं किया गया है, ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके डिस्कस जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल दोनों इम्पोर्टेंट मैच होने के बाद कि कहाँ पे किसने क्या गलती की, किसने क्या एडवांटेज लिया, यहाँ पर किसने क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि दूसरी टीम पर भारी पड़ गई हो। इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।